नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। मेरा नाम है मनोज तोशियान और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मित्रों, हम चर्चा कर चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह सल्तनत का शासक बना, परंतु आराम शाह कांटो भरे ताज को संभालने में सक्षम नहीं था। उसके सल्तनत की बागडोर संभालते ही चारों अफरा तफरी फैल गई और देखते ही देखते अनेक राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस बिगड़े हुए हालातों में कुछ तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने सबसे योग्य और बहादुर तुर्क को अपना सुल्तान चुना और इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई के सल्तनत का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश एक कुशल योद्धा और कुशल प्रशासक था। 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इसे बदायूं की अख्ता शासन करने के लिए दी थी, जो उस दौरान की सबसे बड़ी अख्ता हुआ करती थी। मोहम्मद गोरी के समय में इल्तुतमिश ने खोखरों का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए मोहम्मद गोरी भी इल्तुतमिश से काफ़ी प्रसन्न था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था। तो मोहम्मद गोरी के कहने पर ही ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था और इससे प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर दिया था और साथ ही साथ अमीर उमरा की उपाधि से भी इसे नवाजा था। इल्तुतमिश को कांटो भरा ताज मिला था, परंतु इसने प्रत्येक चुनौती को समझदारी से निपटाया। इसके शासनकाल को 3 खंडों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला 1210 से 1220 ईस्वी के मध्य। इसमें इल्तुतमिश ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदियों यल्दोज व कुबाचा का दमन किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लगातार चुनौतियां देते आ रहे थे। 1220 से 1228 के मध्य इसने मंगोल व अन्य क्षेत्रीय समस्याओं का निपटारा किया और 1228 से 1236 के मध्य इसने उस मानचित्र को धरातलीय स्तर पर उतारा जिसे ऐबक निर्मित कर चुका था, परंतु पूरा करने से पहले ही मर गया था। अर्थात सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान किया और अपनी वंशीय प्रतिष्ठा के लिए कार्य किया। सबसे पहले देखा जाए यल्दोज का जमन। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि यल्दोज को गजनी का शासन करने के लिए दिया हुआ था, परंतु ईरान के शासक ख्वारिज़्म शाह ने यल्दोज को गजनी से खदेड़ दिया था। इसके बाद यल्दोज ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फलस्वरूप इल्तुतमिश व यल्दोज के मध्य तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 से 1216 के मध्य। इसमें यल्दोज पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। कुछ समय पश्चात इल्तुतमिश ने बदायूं जेल में इसकी हत्या करवा दी। दूसरा कुबाचा का दमन देखा जाए तो कुबाचा को मुल्तान व सिंध शासन करने के लिए दिया हुआ था, परंतु यह भी महत्वाकांक्षी था और सरहिंद पर अधिकार करना चाहता था। फलस्वरूप 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर कूच किया और दोनों के मध्य मंसूरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुबाचा कुचला तो नहीं जा सका क्योंकि यह मैदान छोड़कर भाग चुका था। इसी बीच ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी ने एक दुर्दांत आक्रांता चंगेज खान के साथ छेड़छाड़ कर दी और चंगेज खान इसके पीछे पड़ चुका था। फलस्वरूप जो जलालुद्दीन मकबरनी था उसे ऐसा महसूस हुआ कि इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का शासक है वो उसकी सहायता कर सकता है, इसलिए यह जो है इल्तुतमिश से सहायता मांगने के लिए सल्तनत आ गया। परंतु इल्तुतमिश समझदार था और मंगोलों से कोई शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए इसने साफ किसी भी प्रकार की सहायता करने से इनकार कर दिया। अर्थात चंगेज खां उस दौरान सल्तनत आया परंतु सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया, सिंधु नदी के तट के आसपास में ही घूमता रहा। 1228 ईस्वी में जलालुद्दीन मकबरनी भारत से वापस चला गया और इल्तुतमिश की जो ये समस्या बन रही थी मंगोलों की कि वो आक्रमण कर सकते हैं, इससे भी मुक्ति मिल गई। इसके बाद देखा जाए तो बंगाल विजय। हमने चर्चा की है पहले आराम शाह के दौरान कि बंगाल में जो अली मर्दान था या गयासुद्दीन उसका उत्तराधिकारी था, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा और जो बंगाल में उस दौरान शासक था गयासुद्दीन, उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल का विलय सल्तनत में कर लिया गया। इसी बीच इल्तुतमिश ने कुछ अनेक अभियान भी किए, जैसे 1226 ईस्वी में इसने रणथंबोर विजय की और ऐसा करने वाला यह प्रथम तुर्क था। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है रणथंबोर के कि इसे
उस दौरान कोई भी आक्रांता जीत नहीं पाया था। 1227 में से मंडोर विजय की और 1228 में इसने जो है पुनः कुबाचा की ओर कूच किया और कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। 1232 ईस्वी में इसने ग्वालियर विजय की और वहां के राजा मंगलदेव को पराजित किया। इसी युद्ध में रजिया भी इसके साथ थी। 1235 में इसने खोखरों का पूर्णतः दमन कर दिया और इसका ऐसा करने के पश्चात जो दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार विस्तृत हो गया जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के कुछ दूत दिल्ली आए और इल्तुतमिश को एक मंसूर अर्थात सर्टिफिकेट प्रदान किया कि आप वास्तव में सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के, और सुल्तान आजम अर्थात महान शासक की उपाधि से नवाजा। इसके बाद इल्तुतमिश की जो इच्छा थी वो भी पूरी हुई कि सुल्तान बनने का प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि उस दौरान ये माना जाता था कि यदि खलीफा ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो वो शासक है ही नहीं। इल्तुतमिश ने इसी से प्रसन्न होकर नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि भी धारण की। मान्यता मिलने के पश्चात ही जो है यह सुल्तान कहलाया। वास्तव में लोगों ने जो है उस दौरान जो यहाँ मुस्लिम रहते थे उन्होंने दिल से एक्सेप्ट किया इल्तुतमिश को सुल्तान, और मान्यता मिलने के पश्चात ही इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए, क्योंकि सिक्के जारी करने का अधिकार सुल्तान को ही था, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इससे पूर्व तक गोरी के नाम का खुतबा यहाँ पढ़वाया जा रहा था। यही वजह है कि इल्तुतमिश को सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था। इसने ऐबक द्वारा बनाए गए जो दिल्ली के मानचित्र उसको लागू किया। इसने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए जो इसके प्रमुख 40 दास थे उनको मिलाकर तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। इसने जो है इक्ता व्यवस्था की भी शुरुआत की, जिसको आगे हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। वो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और ऐसा सिक्के चलाने वाला जो है यह प्रथम सुल्तान था। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल छपवाया, जिन पर जो है टकसाल का नाम भी छपा होता था। और जब ग्वालियर विजय में रजिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी तो इस विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम भी खुदवाया। इसने न्याय स्थापित करने के लिए जो है अनेक कार्य किए और लाल रंग को न्याय का प्रतीक बनाया, और नगरियों में कुछ काजियों की नियुक्ति की जिनको अमीर ए दाद कहा जाता था। इस तरह देखा जाए तो जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, तितर बितर व्यवस्था में सल्तनत इल्तुतमिश को प्राप्त हुई थी, उसको व्यवस्थित रूप दिया, उसको सुदृढ़ीकरण किया इल्तुतमिश ने। इसलिए जो सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश ही माना जाता है। चूँकि मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश, तो इसलिए गुलामों का गुलाम भी इसे ही कहा जाता है। 1236 में यह बामियान अभियान पर जा रहा था और उसी दौरान यह बीमार पड़ गया और इसे जो है दिल्ली ले आ गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स इसने क्लियर कर दिए होंगे। इसी संबंध में जो विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी थी लाहौर, आराम शाह के समय में भी वही रही। तो जब इल्तुतमिश सल्तनत का सुल्तान बना तो उसने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। तो इसका सही उत्तर है बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को राजधानी घोषित किया। नियमित सिक्के जो अरबी प्रकार के थे, टकसाल का नाम भी खुदा था, और कुछ सिक्के ऐसे थे जिनमें रजिया का नाम भी खुदा था, जो ग्वालियर विजय के पश्चात छपवाए गए थे। और देखिए, ग्वालियर विजय 1200 में भी की थी, पर बीच में ग्वालियर स्वतंत्र हो गया था आराम शाह के समय। तो ये भी किसने किया है? इल्तुतमिश ने। और तीसरा है, मंगोल आक्रांता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा या सिंधु नदी के तट पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? देखिए, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मंगोल आक्रांता चंगेज खां किसके समकालीन था? तो वो भी इल्तुतमिश है। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो भी इल्तुतमिश ही है। और अंतिम प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था। देखिए, यहाँ हिसामुद्दीन एवज जो है इसने विद्रोह किया था और स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था, परंतु इल्तुतमिश ने बिहार पर चढ़ाई कर दी थी और यहाँ जो है मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। जो इसका सही उत्तर है वो है मलिक जानी। आप जो है संबंधित वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।